नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अब रशियन हथियारों को स्वदेशी रूप से अपग्रेड कर रहा है और अपने हर चीज के मामले में देखा होगा, चाहे आप Su-30MKI के मामले में देखो या फिर अन्य जो इन्फेंट्री व्हीकल्स हैं उनके मामले में देखो। अब ऐसे में स्वदेशी तकनीक से भारत का जो BMP-2 है वो और ज्यादा ताकतवर होने वाला है, यानी कि इसे एक शक्तिशाली अपग्रेड मिल रहा है। और हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भारतीय सेना के जो मैकेनाइज्ड फोर्स है उनके BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को अपग्रेड करने को लेकर मंजूरी दी है। और यह अपग्रेडेशन इसलिए भी किया जाना जरूरी हो गया है क्योंकि पूर्वी लद्दाख में हमारा तनाव अभी भी चाइना के साथ बना हुआ है। ऐसे में BMP-2 को बड़ी संख्या में वहां पर तैनात किया गया है। आपको मैं बता दूं कि रशियन लाइसेंस के तहत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री BMP-2 को तैयार करती है, लेकिन अब इस BMP-2 को बैंगलोर स्थित कंपनी पिनाका एरोस्पेस सॉल्यूशन इसे एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देने वाली है। खास करके इस BMP-2 में स्वदेशी ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट को तैयार किया जा रहा है और इसके इंजन को और ज्यादा अपग्रेड किया जा रहा है ताकि इसे और ज्यादा ऑप्टिमल पावर मिल सके। BMP-2 अपग्रेड प्रोग्राम केवल इंजन को अपग्रेड तक नहीं है, बल्कि इसके कई आगे तक जाता है, जैसे कि नाइट विजन कैपेबिलिटीज, यानी कि रात की स्थिति में या ये समझिए कि कम रोशनी की स्थिति के दौरान किस तरीके से प्रभावी ढंग से ये काम कर सकता है, उस पर भी फोकस किया गया है। साथ ही साथ इसका बैलिस्टिक फायर कंट्रोल सिस्टम तैयार किया गया है, जो कि युद्ध के दौरान बढ़ी हुई सटीकता और लक्ष्यीकरण को बढ़ावा देगा। इसके साथ साथ इसकी कम्युनिकेशन सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि युद्ध के मैदान पर बेहतर समन्वय के लिए बेहतर संचार क्षमताएं मिल सके। इनहांस आर्मर प्रोटेक्शन इसका किया जा रहा है ताकि दुश्मनों की गोलीबारी के खिलाफ सैनिकों के लिए बेहतर सुरक्षा मिल सके। BMP-2 अपग्रेड के लिए दोस्तों इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये सुनिश्चित करना है कि नया इंजन और जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो इस तरीके से तैयार किए जा सके ताकि कठिन इलाकों को संभालने में हमारी जो BMP-2 है वो सक्षम बन सके। क्योंकि भारतीय सेना जिन जगहों पर तैनात है, खासकर कि पूर्वी लद्दाख के एरिया में, वहाँ के इलाके पहाड़ी हैं। बता दें कि BMP-2 में ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग को भी लगाया जाएगा ताकि आसानी से और तेजी से गियर बदले जा सकें, खास करके ऊबड़ खाबड़ इलाकों में जहाँ नेविगेट करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पिनाका के स्वदेशी जो सिस्टम्स BMP-2 को अपग्रेड करेंगे वो इसे और शक्तिशाली और एडेप्टेबल बनाएंगे भारत की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना की नॉर्थर्न कमांड ने हाल ही में कठोर सर्दियों की परिस्थितियों में एक फील्ड फायरिंग अभ्यास किया और इस एक्सरसाइज में जिसमें कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें यानी कि ATGM और रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल किया गया था। सेना के द्वारा सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी प्रसारित किया गया था जिसमें कि एक टैंक सटीकता से अपने लक्ष्य को खत्म करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO भारतीय वायुसेना की ताकत और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक मोबाइल हाई पावर रडार विकसित कर रहा है और ये जो हाई पावर रडार यानी कि HPR प्रणाली है वो भारत के नए LRSAM प्रोग्राम का महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हो सकती है, जिसका वजन 30 टन का होगा और 10 बाई 6 मीटर का इसका एंटीना होगा जो कि परिवहन योग्य होगा, जो कि रडार को बेहतर पहचान क्षमता प्रदान करेगा। वहीं जो इसका व्हीकल है वो 60 टन भार की क्षमता और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, जो कि अलग अलग इलाकों में तैनाती के लिए गतिशीलता को सुनिश्चित करता है। दरअसल DRDO जिस LRSAM को तैयार कर रहा है उसे खास करके वाइड रेंज ऑफ एरियल थ्रेट्स के खिलाफ तैयार किया जा रहा है ताकि इस तरीके के खतरों को बेअसर किया जा सके, जिसमें कि स्टेल्थ लड़ाकू विमान, कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी शामिल हैं। लगभग 350 किलोमीटर की अनुमानित सीमा के साथ LRSAM भारतीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए इंडियन एयरफोर्स की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी। LRSAM प्रोग्राम, जिसका कोड नेम प्रोजेक्ट कुशा है, वर्तमान में अपने डिजाइन फेज में और 2028 और 2029 तक LRSAM प्रणाली को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। और ये जो टाइमलाइन है वो दोस्तों भारत की स्वदेशी एयर डिफेंस प्रणाली को विकसित करने की क्षमता को दर्शाता है। और ये जो हाई पावर रडार है जो 10 बाई 6 एंटीना के साथ है, इसकी ये शक्तिशाली रडार होगा। ये प्रणाली हवाई खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए डिजाइन की जा रही है। दोस्तों, ये भारत ने इसलिए भी कदम उठाया है, आपको पता चल चुका होगा कि रशिया की तरफ से S-400 सिस्टम की जो डिलीवरी है वो अब लेट हो गई है, जिसमें कि 2 एयर डिफेंस सिस्टम और रशिया से आने थे। ऐसे में रशिया के ऊपर सवाल तो उठता है, लेकिन रशिया करे तो क्या करे, क्योंकि इंटरनेशनल सैंक्शंस उसके ऊपर लगे हैं। तो फिलहाल भारत हाथ में हाथ धर के बैठने वालों में से नहीं है। इसीलिए ये जो LRSAM प्रोग्राम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि भारत की स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को
मजबूत करने का काम करेगा। और एक बात और है, जिस तरीके से S-400 स्टेल्थ विमानों का पता लगा सकता है, उन्हें खत्म कर सकता है, तो ऐसे सेम LRSAM भी करेगा। इसीलिए इसके लिए एक हाई पावर रडार तैयार किया जा रहा है, जो कि इसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होगा और ये मोबिलाइज होगा, यानी कि ट्रक माउंटेड व्हीकल पर इसे तैनात किया जाएगा ताकि आसानी से इसे एक जगह से दूसरी जगह डिप्लॉय किया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी आज बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि एक बार फिर राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का अवसर देने के लिए मैं पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। मैंने भारतीय वायुसेना की सेवा 4 दशक से अधिक की है, लेकिन मेरी सेवा का सबसे अच्छा समय भाजपा सरकार के नेतृत्व में पिछले 8 साल थे। हमारे सशस्त्र बलों को सशक्त बनाने और आधुनिकीकरण करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कठोर कदमों ने न केवल वृद्धि की है, बल्कि सेना में भी एक नया आत्मविश्वास जागा है। आपको बता दें कि RKS भदौरिया जी ने राफेल डील में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे में दोस्तों, मुझे लगता है कि कहीं आने वाले समय में RKS भदौरिया जी रक्षा मंत्री का पद भी संभाल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से S जयशंकर जी को भी विदेश मंत्री बनाया गया था। और धीरे धीरे दोस्तों, भारत सरकार अब उन्हीं लोगों को जो कि स्पेशलाइज्ड हैं अपने क्षेत्र में, उन्हें ही आगे प्रमोट कर रही है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ शब्द शक्ति कमांड ने ड्रोन युद्ध प्रशिक्षण के लिए एक अभ्यास किया है। इस दौरान आप देख सकते हो कि भारतीय सेना किस तरीके से आधुनिक एसेट्स का इस्तेमाल कर रही है, खास करके ड्रोन्स की। एक्सरसाइज के दौरान ड्रोन प्रतियोगिता शुरू की गई थी। ये पूरा प्रोग्राम महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सिमुलेटेड ऑपरेशनल स्थितियों के तहत आयोजित किया गया था, जो कि टेक्नोलॉजी, टैक्टिक्स, रणनीति और प्रतिक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस दौरान दोस्तों, एस्टीरिया एरोस्पेस का A410XT और आइडिया फोर्स का नेत्रा V4+ प्रो, तो दूसरी तरफ ऑटेल रोबोटिक्स EV02 और टॉप एटल रोबोटिक्स का EV03 जैसे ड्रोन्स देखे गए। इस चीज से पता चलता है कि भारतीय सेना ड्रोन्स के साथ साथ अपनी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है रशिया को लेकर, जिसमें कि क्रीमिया में 3 रूसी Su-27 फाइटर जेट्स खत्म हो गए हैं और लगभग 30 रूसी सैनिक मारे गए हैं। कई यूक्रेनी स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों ने कल रात क्रीमिया में बेलबेक एयरफील्ड पर हमला किया था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और चीन का जो टकराव है LAC पर, वो अब अपने 5वें साल में एंटर करने वाला है और अकेले लद्दाख सेक्टर में 10 लाख सैनिक आमने सामने हैं। दुनिया भर में अन्य जगहों में खुले युद्ध को देखते हुए चीन और भारत के बीच लंबी हिमालयी सीमा पर सैन्य गतिरोध इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां नहीं बटोर पा रहा है। लेकिन ये टकराव कब संघर्ष में बदल जाए, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। चाइना ने नए मिलिटराइज्ड यानी कि सैन्यकृत गांवों को बसाना शुरू कर दिया है, जो कि आगे के सैन्य अड्डे के रूप में काम करेंगे। जिस तरीके से चाइना ने दक्षिणी चीन सागर में आर्टिफिशियल द्वीप बनाए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से LAC पर मिलिटराइज्ड बॉर्डर विलेजेस वो बना रहा है। भूटान की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर चीनी अतिक्रमण के कारण चिकन नेक जो हमारा कॉरिडोर है, उसके लिए खतरा बढ़ गया है, क्योंकि चिकन नेक अब संभावित रूप से चीन की लंबी दूरी के जो हथियार है उनकी मारक दूरी के अंदर मौजूद है। पिछले 4 सालों से हजारों चीनी सैनिक हिमालयी सीमा पर अत्यंत कठोर परिस्थिति में तैनात है और चीन अपने सिपाहियों पर बहुत निर्भर है। भारत के पास एक पूरा स्वयंसेवक बल वहां मौजूद है, जिसे पर्वतीय युद्ध में दुनिया का सबसे अनुभवी माना जाता है। अगर शी जिनपिंग किसी तरह चीन के क्षेत्रीय अतिक्रमण को खत्म करने के बारे में भारत सरकार से बातचीत या समझौता करते हैं, तो उन्हें इस सवाल का सामना करना पड़ेगा कि उन्होंने सबसे पहले आक्रामकता क्यों शुरू की थी। इसके अलावा गतिरोध जितना अधिक समय तक बना रहेगा, जोखिम उतना ही अधिक होगा, क्योंकि बीजिंग भारत को एक स्थायी दुश्मन बना देगा। एक ऐसा विकास जो चीन की वैश्विक और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर भारी पड़ सकता है। शी जिनपिंग को पहले ही भारत की मजबूत सैन्य और रणनीतिक प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने में अपनी विफलता का सामना करना पड़ा है और इसी गतिरोध की वजह से भारत अमेरिका और ज्यादा क्लोज आए हैं। तो बात साफ हो जाती है कि शी जिनपिंग के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि वो भारत के साथ जंग शुरू कर दे, और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि जंग होगी कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों, टकराव अभी भी बना हुआ है, लेकिन अगर चाइना नहीं माना तो ये बड़ा संकट बन सकता है। खुद चाइना इससे ज्यादा इंपैक्टेड होगा और उससे ज्यादा नुकसान होगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, आप सब जानते हैं, एक 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को
शुरू कर चुका है, लेकिन अब वो इसके लिए कुछ सहयोगियों की तलाश कर रहा है। बता दें कि यूके का ये जो प्रोग्राम है वो ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम है। खुद यूके, इटली और जापान भी शामिल है। यूके की गवर्नमेंट ने अब महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी कि GCAP के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर दिया है। 2021 में दोस्तों डिफेंस कमांड पेपर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा था कि यूके करीबन 2.5 बिलियन इस प्रोजेक्ट पर लगाएगा और अगले दशकों में इसमें करीबन 15 बिलियन का एक बड़ा बजट इसका होगा। और GCAP का लक्ष्य मौजूदा तकनीक से बेहतर स्टेल क्षमता वाला नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट विकसित करना है। इस उन्नत विमान की कल्पना मौजूदा मॉडलों को बदलने के लिए की गई है, जिसमें कि रॉयल एयरफोर्स और इटालियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले यूरोफाइटर टाइफून और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के मित्सुबिशी F2 शामिल है, जिन्हें कि इससे बदला जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि ईरान लगातार टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है हथियारों के क्षेत्र में। ऐसे में उसके शाही ड्रोनों ने तो तबाही खूब मचाई है रशिया यूक्रेन जंग में, जिसमें कि रशिया ने इनका इस्तेमाल किया। अब दोस्तों ईरान ने एक और खास ड्रोन तैयार कर दिया है जिसका नाम गाजा रखा गया है, और ये गाजा ड्रोन अपने साथ करीबन 13 बॉम्ब्स ले जा सकता है। ये एक टर्बोजेट इंजन से ऑपरेटेड है, जिससे कि यह हज़ारों किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकता है। ईरान के इस ड्रोन ने इजराइल की टेंशन काफ़ी बढ़ा दी है। ये नया ड्रोन शायद 129 मॉडल का एक अपग्रेडेड वर्जन कहा जा रहा है। ये इजराइल के हर्मिस 450 UAV की तरह दिखता है, लेकिन ये आकार में उससे काफ़ी बड़ा है। जैसे कि मैंने बताया कि गाजा ड्रोन करीबन 8 से अधिक बम ले जा सकता है और ये चलते हुए और रुके हुए टारगेट को भी खत्म कर सकता है। गाजा ड्रोन साजिद 1 मिसाइल ले जाने में भी सक्षम है। यही नहीं, इसके अलावा अमेरिका की भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि ईरान के समर्थक वाले लड़ाके जो हैं उन्हें भी ये ड्रोन मिल सकते हैं। और ईरान समर्थित लड़ाकों ने कई बार अमेरिकी सैनिकों को भी निशाना बनाया, जिसमें कि 3 सैनिकों की मौत तक हो गई थी। और हाल ही में ईरान ने रशिया के साथ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बेचने से जुड़ा एक समझौता भी किया है। दोस्तों चाइना का SLC-18 आइसर रडार, जिसे कि अमेरिका के लियो इंटेलसैट का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है, चीन ने यह रडार पाकिस्तान को भी दिया है। SLC-18 बैलिस्टिक मिसाइलों का भी पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है। ये बेहतर रेंज के लिए रडार सिग्नल को केंद्रित कर सकता है। पाकिस्तान भारत के बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट्स को ट्रैक कर सकता है इनके जरिए, और ये डेटा चाइना को शेयर कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, और आप लोगों के अक्सर ये सवाल आते हैं कि पाकिस्तान कंगाल है, उसे हथियारों के लिए पैसा कौन देगा। दोस्तों पाकिस्तान हथियारों के मामले में कंजूसी नहीं करता है, और चाइना को जब ये मालूम है कि भारत जैसा दुश्मन दोनों देशों का है, तो बेहतर है कि इन्हें हथियार मुहैया कराए जाए, चाहे अपनी जेब से पैसा लग जाए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि चंद्रयान 3 को लेकर आ रही है। चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आया है, जो कि 7 महीनों के बाद आया है। आप सब जानते हैं कि भारत ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इतिहास रच दिया था, और जिस जगह पर ये उतरा था उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था। लेकिन अब इस पॉइंट को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि IAU ने शिव शक्ति नाम को अप्रूव कर दिया। मतलब साफ है कि अब ये आधिकारिक रूप से वो जगह है जहां पर चंद्रयान 3 उतरा, जिसे शिव शक्ति पॉइंट से दुनिया भर में पहचाना जाएगा। बता दें कि इससे भविष्य में उस जगह का आसानी से पता लगाया जा सकेगा और लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो फिलहाल ये था अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।